सुनिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर। कल मैंने आपको बताया था कि दो साइंटिस्ट थे, एक था श्रोडिंगर, मैंने आपको बताया था श्रोडिंगर। जैसे लाइन की इक्वेशन ये होती है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना, वो वेव जैसे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के दो पार्ट नेचर होते हैं ना, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो इलेक्ट्रॉन जब वेव नेचर फ्लो करेंगे तो उनके जो वेव है, जिस तरह से वो वेव बनाएंगे, उसकी क्या इक्वेशन होगी, उसकी भी कोई एक रिप्रेजेंटेशन होगी। मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था, उस दिन समझाया नहीं था। इलेक्ट्रॉन की ये इक्वेशन होती है ई साई इज इक्वल टू एच साई। ये जैसे फंक्शन मैथ्स में एफ एक्स लिखते हैं, पी एक्स लिखते हैं, तो ऐसा समझ लो ये इलेक्ट्रॉन का फंक्शन है, इक्वेशन है। ई को कहते हैं एनर्जी, एनर्जी ऑफ, और ये होता है वेव फंक्शन। जैसे मैथ्स में फंक्शन एफ एक्स लिखते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन के फंक्शन को साई से डिनोट करते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि भाई साई क्या होता है, तो आप बोलोगे ये है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का एक वेव फंक्शन है। फिर एच क्या होता है, एच भी एक डिनोशन है, इसे हैमिल्टोनियन कहते हैं। तो आपके कोर्स में ज्यादा इसके बारे में कुछ इतना डिटेल में है नहीं। आपको याद रखना, अगर आपसे कोई बोले जी इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन क्या होगी उसके वेव की, तो आप बस ये लिख देना ई साई इक्वल टू एच साई। आपसे और क्या पूछेंगे, आपसे पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साई, तो आप बोलोगे इट गिव्स द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वेव प्रॉपर्टी। फिर आपसे पूछेंगे साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। तो ये दो ही सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि साई का क्या मतलब है, साई स्क्वायर का क्या मतलब। साई का क्या मतलब है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर का क्या मतलब है, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का क्वांटम मैकेनिक्स का मेन टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, ध्यान से सुनना। चार तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। जो चार क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ बता देते हैं, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, मैग्नेटिक नेचर क्या है, कैसे घूमता है इलेक्ट्रॉन, किस तरह से ओरिएंटेशन है उसका। तो ये सारी चीजें ये चार क्वांटम नंबर बता देते हैं। चार क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनेंगे, घर जाके इसको पढ़ लेना जरूर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्वांटम नंबर चार तरीके के होते हैं। पहला क्वांटम नंबर, उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को छोटे एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एन से क्या क्या पता चलता है, आपको याद है बोर ने एक फॉर्मूला दिया था 52.9 एन स्क्वायर दिया था ना, रेडियस निकालने का। उसमें किसकी जरूरत है, एन की। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रेडियस पता चलता है अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। प्रिंसिपल को आपको याद है बोर ने एनर्जी का भी फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला दिया था, 2.18 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इसमें भी एन चाहिए होता है। तो अगर हमें एन पता है तो हमें उसका इलेक्ट्रॉन का रेडियस पता है, अगर हमें एन पता है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है। तो उससे एनर्जी भी पता चल रही है, रेडियस भी पता चल रहा है, और क्या पता चल रहा है, सुनो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बच्चों हमें शेल पता चलता है। आपको याद है शेल्स होती थी, KLMN शेल्स होती थी, KLMN क्या होती थी, शेल्स। तो पहली ये फर्स्ट शेल है, ये कौन सी शेल है, फर्स्ट शेल। तो उसकी n की वैल्यू 1 है, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 से हमें पता चली थी शेल्स क्या है। तो अगर किसी की n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब वो पहले शेल में है इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब वो सेकंड शेल में है, L वाले में। शेल्स पढ़ा है ना 10th 9th में। 3 है तो मतलब वो थर्ड शेल में, 4 है तो वो फोर्थ शेल में। तो n से हमें शेल्स पता चलती है, एनर्जी पता चलता है और रेडियस पता चलता है। n की जो अगला n का जो काम है, बेसिकली n की मदद से आगे वाले क्वांटम नंबर को भी हेल्प होती है। जैसे अगला क्वांटम नंबर है आपका एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर। इसके तीन नाम है। एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर को छोटे एल से डिनोट करते हैं। अब इससे क्या क्या पता चलता है आपको पता है, ध्यान सुनना।
शेल्स के अंदर, ये वाली टेबल बाद में बना लेना, जैसे शेल्स होती हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स भी पाई जाती हैं, इसके और अंदर ब्रांचेस होती हैं इन शेल्स के अंदर। ये क्या है, ये शेल्स है। शेल्स कौन सी है, KLMN शेल है, इनके अंदर सब शेल पाई जाती हैं। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो ये फर्स्ट शेल में है, 2 तो 3 4, इससे हमें 1 2 3 4 से तो पता चल गई जी शेल क्या है। 1 2 3 4 से हमें क्या पता चल गया कि शेल क्या है। अब इन शेल्स के अंदर सब शेल्स पाई जाती है, इनके अंदर और भी ब्रांचेस होती है, छोटी छोटी सब शेल्स पाई जाती हैं। सब शेल्स कौन कौन सी होती हैं, ये सब शेल्स होती हैं SPDFG। जी तो आपके कोर्स में है नहीं, आपके में सिर्फ SPDF तक ही है। ये शेल्स के अंदर पाई जाती हैं। अब से तुम्हें इनके बारे में पढ़ना है, आज ये नई चीज सीख रहे हो आप, ध्यान सुनना। अब ये कैसे पता चला किसके अंदर कौन पाया जा रहा है, देखा, अगर n की वैल्यू 1 है तो उसके पास खाली पहली सब शेल पाई जाएगी S। अगर n की वैल्यू 2 है तो पहली 2 सब शेल उस पे पाई जाएगी S और P। अगर n की वैल्यू 3 है तो पहली 3 सब शेल पाई जाएंगी उसके पास। 4 है तो चारों पाई जाएंगी, 5 है तो पांचों सब शेल पाई जाएंगी। ठीक है, बेसिकली हमें 4 तक ही करना है, हमारे कोर्स में 4 शेल तक ही जाएगा। तो n की वैल्यू जितनी है उतनी सब शेल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पहले वाले का S है कि दोनों में S है, पहले वाले शेल में भी S है, दूसरे शेल में भी S है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा S है ये। तो अगर ये फर्स्ट शेल का S है तो उसे 1S लिखना, सेकेंड शेल का S है तो यहाँ 2 लगा देना, सेकेंड शेल का P है 2P, पहले वाले में P नहीं पाया जाता तो यहाँ P है ही नहीं। थर्ड वाले का इनके बाहर ये 3 लगा देते हैं वो लोग, ये डिनोट करने के लिए कि थर्ड का S है ये। फोर्थ का S है तो 4 लगा दो इनके बाहर। तो मतलब S तो सब में ही पाया जा रहा है। P स्टार्ट कहाँ हो रहा है, सेकंड से। D कहाँ स्टार्ट हो रहा है, थर्ड शेल से। F कहाँ स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ शेल से। इनका क्या यूज है अभी हम बात करेंगे। जो S होता है, S के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 पाए जाते हैं। S के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2। P के पास 6, D के पास 10, F के पास 14। तुम्हें ये 4 याद करने हैं, याद रख लो। S के पास कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2, P के पास 6, D के पास 10 और F के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये जो शेल्स होती हैं, जो शेल्स होती है, थोड़ी देर वहीं बिठा लो बेटा, ध्यान से सुनते जाना ये बातें जो बता रहा हूं मैं आपको। तो शेल्स के अंदर क्या पाई जाती है, सब शेल्स। अब सब शेल्स के भी ब्रांच होती है, सब शेल के भी अंदर चले गए ये लोग साइंटिस्ट। सब शेल के अंदर जो होता है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। सब शेल के अंदर जो होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज ऑर्बिटल, तो आप बोलोगे इट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the finding of electron is maximum, where probability density of finding electron is maximum। न्यूक्लियस के बाहर की वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें ऑर्बिटल्स कहते हैं। जरा ध्यान से सुनना ये सब बातें। जो S होता है, S के ऑर्बिटल को बच्चों ऐसे बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। S के पास 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। P के ऑर्बिटल को कैसे बनाते हैं इनके बारे में भी बात करेंगे, पहले मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ। अच्छा, ये तो हुआ कि भैया एजिमुथल क्वांटम नंबर से हमें सब शेल्स पता चलती हैं। और क्या पता चलता है, देखो एजिमुथल, ध्यान से सुनना, ये टेबल आप बाद में बना लेना। देखो L की वैल्यू 0 से शुरू होती है बेटा, 0 1 2 3 4। तो अगर L की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब उसके पास S सब शेल है। L की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो P में है, ये फिक्स है। L की वैल्यू 2 है तो वो D में है, और 3 है तो वो F में है। देखो N से तो आपको पता चला ना कि ये सब शेल पाई जाती हैं। अब L की एग्जैक्ट वैल्यू से भी पता चल जाता है वो कौन से सब शेल में है। अगर L की वैल्यू 0 है तो कौन सा सब शेल में होगा, S। 1 है तो P में होगा, 2 है तो D में, और 3 होगा तो F में होगा। ठीक है, L की जो रेंज होती है वैल्यू की, उसकी रेंज आपको लिखवा रखी है, वो 0 से n-1 तक होती है। मतलब अगर आपसे कोई बोल दीजिए n 3 है तो आपसे कोई पूछे भाई L क्या क्या हो सकता है बताओ, ऐसे एक नंबर में, तो आप ये रेंज याद रखें, 0 से n-1, 0 से 3-1, 0 से 3-1 का मतलब 2। तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। ये इसकी रेंज है। अच्छा,
इन सब पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं सबके बारे में बताता हूँ। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें रेडियस पता चल सकता है, एनर्जी पता चल सकती है और शेल पता चल सकती है। एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या पता चलता है, सब शेल पता चलती है, उसका एंगुलर मोमेंटम भी पता चलता है, जो बोर ने बताया था एंगुलर मोमेंटम भी हम एजीम्यूचुअल से निकाल सकते हैं। वो नहीं बताया था उसने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला NH/2π, ये भी हमें एजीम्यूचुअल से पता चल सकता है। एजीम्यूचुअल से हमें सबशेल पता चलेगी और उसकी एल की वैल्यू से हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी सबशेल की क्या है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, आपसे बोला जी एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है 3D, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा 3D ऑर्बिटल में n बताओ और l बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर। आप जरा देखो इधर आओ, जो ये बाहर नंबर लगा होता है यही n होता है, देखना जरा 3D ऑर्बिटल में n की क्या वैल्यू है 2, 3D ऑर्बिटल में n की क्या वैल्यू है 3, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब आ जाओ d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल के लिए l की क्या वैल्यू है 2, तो l की वैल्यू हो गई 2। ये बात समझ में आई? ठीक है, n और l कैसे पता चला 3D ऑर्बिटल जो था उसमें n की क्या वैल्यू थी 3। अब आए हम d ऑर्बिटल में, d ऑर्बिटल के लिए l कितना है, फिक्स है, l हमेशा क्या रहेगा 2। ये दोनों टेबल बाद में बना लेना है। अब आपसे पूछा बताओ इसके लिए बताओ 4s के लिए n और l बताओ, 4s के लिए n और l बताओ, जो बाहर नंबर लगा होता है यही n होता है, तो n कितना हो गया 4। आप जरा देख लो 4s के लिए n की क्या वैल्यू है 4 और s यहां से पता चल जाएगा, l s ऑर्बिटल के लिए l क्या होता है 0, तो l हो गया 0। आई बात समझ में, जो बाहर नंबर लगा होता है वही n होता है और d यहां से ढूंढोगे आप। आई बात समझ में? अब मैं उल्टा दे दूं आपको, तीसरा क्वेश्चन उल्टा, मैं आपको n दे दूं और l दे दूं, बोलो बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है, बताओ। l की वैल्यू 1 है, l जब 1 होता है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है p, और ये जो नंबर है तो बाहर लगा दिया करो 2p। अरे बस में l से तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा L1 पे कौन सा ऑर्बिटल होता है p ऑर्बिटल, और जो n है वो तो बाहर लगा दो तो 2p ऑर्बिटल। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा जी, आगे दूसरा क्वांटम नंबर समझ में आ गया, ध्यान से देखते जाना। तीसरा क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है कि वही उसकी जो ये शेल्स है, शेल के अंदर सबशेल पाई जाती है, पता चल गया आपको कौन सी शेल के अंदर कौन सी सबशेल पाई जाती है, पता चल गया। अब मैं आपको बता रहा था कि सबशेल की भी ब्रांच होती है, उन्हें ऑर्बिटल कहते हैं, वो इससे पता चलता है मैग्नेटिक से। मैग्नेटिक को किससे डिनोट करते हैं m से। मैग्नेटिक का रेंज सुनना आप लोग, m का जो रेंज होता है वो होता है -l से +l। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनना, -l से +l। मान लो l की वैल्यू 1 है, आपसे पूछा m की वैल्यू बताओ, l की वैल्यू कितनी है 1, आपसे पूछा m बताओ, तो m कहां से कहां तक होगा, -1 से +1, -1 से +1, -1 और +1 के बीच में क्या आता है 0। तो इससे क्या मतलब हुआ, ये 3 नंबर से क्या कर लेगा कोई। अब जरा देखो इसका ध्यान सुनना, l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है तो वो कौन सा ऑर्बिटल हुआ p, तो इसका ये अब p ऑर्बिटल के लिए m के कितने नंबर आ रहे हैं 3। इसका मतलब होता है कि जो p ऑर्बिटल, L1 का मतलब p ऑर्बिटल है, p में 3 नंबर आ रहे, इसका मतलब है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 जगह होती है खाली। ठीक है, अगला देखो, अगर L 0 होता, L1 होता तो L1 का ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल है। अगर L 0 होता तो M क्या होता, -0 से 0 तो 0 ही होता है ना फिर तो M की कितनी वैल्यू आ रही है, एक ही आ रही है, तो 0 के लिए कौन सा ऑर्बिटल हुआ S, तो S के लिए एक ही बॉक्स बनाना क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू आ रही है। अगला देखो, अगर L की वैल्यू 2 है तो M क्या होगा, -2 से +2, -2 से लेकर कहां तक +2 तक, -2 से +2 कितने नंबर जाएंगे
-2 -1 0 1 2 कितने नंबर आए गिनके ये? अब दो जो ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है? डी। तो डी में 5 बक्से बनाना, जितने नंबर काउंट करके आता है उतने बॉक्सेस बनाने, उसने और इसे बॉक्सेस को ऑर्बिटल कहते हैं, उतने ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर। जैसे इसमें एल की एक एल 0 था तो एम भी 0 आ गया, एम की एक वैल्यू आई तो एस ऑर्बिटल के लिए एक बॉक्स, एक ही नंबर आया। इसमें एम के 3 नंबर आए तो पी ऑर्बिटल के लिए 3 बॉक्स। इसमें एम के कितने आए? 5, तो इसके लिए 5 बॉक्स। अगला वाला तुम करोगे ना, ये वाला डी हो गया, एफ वाला करोगे वहां पे 7 आएगी वैल्यू, क्योंकि एम इसकी वैल्यू 3 है तो -3 से +3 तक 7 नंबर आएंगे, तो उसमें 7 बॉक्स बनते हैं। एफ ऑर्बिटल में कितने बनते हैं? 7 बॉक्सेस। तो जो चौथा वाला होगा उसमें 7 बॉक्सेस। ये बॉक्सेस से क्या लेना देना होता है अभी हम बात करते हैं। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो ये ऑर्बिटल्स है बेटा। चौथा क्वांटम नंबर कहता है, फोर्थ लास्ट क्वांटम नंबर सुन लो, ये दिख रहा है यहां दिखा दे इधर। फोर्थ क्वांटम नंबर बच्चों, इधर कर दे कैमरा, कर दिया। फोर्थ क्वांटम नंबर है बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं। मैंने आपको बताया था जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो अपनी एक्सिस पे भी घूमती है ना, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तब सन के अराउंड घूमती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस पे घूमता हुआ न्यूक्लियस के बाहर घूमता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के बाहर घूमेगा तो उसके 2 रोटेशन हो सकते हैं, क्या? इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉक घूम रहा है कि एंटी क्लॉक घूम रहा है। अगर वो क्लॉक घूम रहा होगा, ध्यान से देखना, स्पिन की 2 वैल्यू होती है, +12 या -12। +12 को बच्चों ऐसे भी डिनोट करते हैं एरो ऊपर लगा के, इसका मतलब वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसका क्या मतलब है? क्लॉकवाइज। +12 लिखो या एरो ऊपर बना दो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है। -12 लिखो या एरो नीचे बना दो, इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस में घूमता है, ठीक है। अब इधर आ जाता हूं मैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो वो एफ ऑर्बिटल होता है, जब एल की वैल्यू 3 होगी तो एन की वैल्यू कितनी जा रही थी? -3 से +3 तक। क्या जाएगा? -3 -2 -1 0 1 2 3। कितनी वैल्यू आ रही है? ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो एफ ऑर्बिटल होता है उसमें कितने बॉक्सेस होंगे? 7 बॉक्सेस। 1 2 3 4 5 6 7। पता है, ये मैं आपको बता दूंगा। वैसे एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के होते हैं, एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जैसे एस ऑर्बिटल के पास एक ही बॉक्स है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। इसमें 3 बॉक्स हैं तो सब में 2 2 2 भरो, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। तो पी में 6 होते हैं क्योंकि 2 2 4 2 6। एस में एक ही बॉक्स है तो 2, और डी में कितने होंगे? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, है ना। 2 2 इलेक्ट्रॉन सब में ऐसे भर दो, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक। तो डी में कितने रहेंगे? 10। और एफ में कितने रहेंगे? 14। 7 बॉक्सेस है ना, सब में डबल डबल भरोगे तो कितने आ जाएंगे? 14। आ रही बात समझ में? ठीक है। अभी हम थोड़ी देर में इनकी शेप के बारे में भी बात करेंगे। पहले आप ये सब कुछ लिख डालो, फिर इनके शेप के बारे में बात करते हैं। ये सारा नोट कर लो, पॉज कर दे बेटा।